जय हिंद साथियों, मैं रजनीश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट में। तो आज की क्लास में हम लोगों को ग्रामीण विकास में क्या पढ़ना है। हम लोग इसके पहले ग्रामीण विकास में जो पढ़ रहे थे वो पंचवर्षीय योजनाएं थी और पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है पूरी तरीके से। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को पढ़ना है क्या, हम लोगों को अब पढ़ना है ग्रामीण विकास में। आज हम लोग पढ़ेंगे पशुधन, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे पशुधन। अब देखिए इसमें क्या पढ़ना है हम लोगों को। पशुधन में हम लोग देखेंगे गाय, भैंस, ऊंट, खरगोश, बकरी, भेड़, इन सभी की प्रजातियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इन सभी की प्रजातियों के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें काफ़ी पेपर में पूछे जाते हैं। ग्रामीण विकास हो, यूपी लेखपाल हो, या कह सकते हैं यूपीएसआई हो, एसएससी हो, पीसीएस हो, इन सभी के पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं ये। तो इनके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये काफ़ी डिटेल में आप लोग देखिएगा, काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा। देखिए मैं बहुत फैक्ट ही पढ़ाऊँगा इसमें, ताकि आप लोग फैक्ट से ही क्वेश्चंस आप लोगों के सॉल्व हो जाएँ, ठीक। अभी हम लोग पीसीएस मेंस का पेपर देने नहीं जा रहे हैं। हमारा टारगेट है लेखपाल की वैकेंसी को क्वालिफाई करना, ठीक है। लेखपाल की पोस्ट, एक पोस्ट को निकालने के लिए। तो उसके लिए हम लोगों को वही प्रॉपर चीज़ें पढ़नी हैं जो प्रॉपर चीज़ें उसके पेपर में आने की संभावनाएं होती हैं, ठीक है। और ये चीज़ें जो हैं यूपीएसआई के पेपर में भी आएंगी। जैसे आ गया कि शाहीवाल किसकी प्रजाति है, तो आप कहेंगे गाय की प्रजाति है, ठीक है। दुधारू गाय है कि भारवाहक गाय है, ठीक है, तो आप कहेंगे कि दुधारू गाय है। तो इस प्रकार से हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखिए पशुधन का मतलब क्या होता है। पशुधन का मतलब क्या होता है, तो पशुधन का मतलब होता है ऐसे पशुओं का समूह, ऐसे पशुओं का समूह जिनको किसी लाभ के लिए रखा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, ऐसे पशुओं को हम लोग पशुधन कहते हैं, ठीक है। ऐसे पशुओं को हम लोग पशुधन कहते हैं। तो क्या हमने कहा ऐसे पशुओं का समूह जिन से हमें लाभ मिलता है, जिनसे हमें लाभ मिलता है, पशुधन कहलाते हैं। देखो काफ़ी अच्छी चीज़ आप लोगों को समझ में आई कि पशुधन में जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी, मुर्गी, ठीक है। गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, रेशम के कीट, मछली, ऐसे बहुत हैं, ठीक है, बहुत हैं। लेकिन एक चीज़ आप दिमाग में आ रहा होगा, सर कुत्ता भी है क्या? तो कुत्ता बेशक आप पालते हैं, आप अपने उसे घर में रखते हैं, आप अपने उसे बिस्तर पे सुलाते हैं, बात सही है, लेकिन वो उसे पशुधन के क्राइटेरिया में नहीं रखा जाएगा। वो पशुधन वाले जंतु नहीं है, ठीक है। भले ही बेशक आपके लिए, आपकी वफादारी के लिए आपके सामने वाले पर अटैक कर दें, फिर भी वो आपको कोई लाभ नहीं पहुंचा रहा है, ठीक है। जैसे गाय हो गया, गाय से दूध मिलता है, भैंस हो गया, भैंस से भी दूध मिलता है, भैंस का मांस भी खाया जाता है, ठीक है। गाय के मांस पे तो प्रतिबंध लग गया है। बकरी से भी दूध मिलता है, बकरी का मांस भी खाया जाता है, बकरी बकरा जो भी, ठीक है। मुर्गी तो प्रत्यक्ष रूप से आप लोग समझते ही हैं, उसके अंडे बिकते हैं, मतलब उसके अंडे से हम लोग लाभ लेते हैं, उसके मांस से हम लोग लाभ लेते हैं। रेशम के कीट से रेशम का धागा निकाला जाता है, जिससे वस्त्र बनाया जाता है। मछली का भी हम लोग आर्थिक रूप से लाभ ही लेते हैं। तो ये सभी पशुधन में आते हैं, ठीक है, ये सब पशुधन में आते हैं। तो अब देखिए हर साल, हर 2 साल 1 साल पे क्या होता है कि इसका सर्वेक्षण होता है कि लगभग कितने पशुधन हैं। तो जब 2017-18 की अगर हम लोग बात कर लें, 2017 और 2018 के सर्वेक्षण में, ठीक है, 2017 और 2018 के पशुधन गणना में
पशुधन गणना में कितने मिलियन जानवरों को दर्ज किया गया? तो आप कहेंगे सर 535.75 मिलियन जंतुओं को इस कैटेगरी में शामिल किया गया। ठीक है, 535.75 मिलियन इस कैटेगरी में शामिल किया गया। अब देखो ये 2012 में जो हुआ था उसके अनुसार कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? तो 4.6% की क्या हो गई है? वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, तो पशुधन वाले यानी कि जिनसे हमें लाभ मिलता है उनमें, उनके पशुओं में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। जैसे गाय में वृद्धि हो रही, भैंस में वृद्धि हो रही है। आप देख ही रहे हैं यूपी सरकार के द्वारा गायों में वृद्धि के लिए काफ़ी अच्छे कदम उठाए गए हैं कि सरकार गोमांस को बंद कर दिया गया। ठीक है, गोमांस को बंद कर दिया गया। तो इस प्रकार से ये बात भी आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ से भी वृद्धि तो हुई ही है, काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई, लेकिन यूपी सरकार में तो बंद किया गया, यूपी सरकार में तो बंद किया गया। लेकिन अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुई? तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में 23% वृद्धि हुई है। पश्चिम बंगाल में 23% वृद्धि हुई है। ये भारत में पहले स्थान पर रहा। ठीक है, भारत में पहले स्थान पर रहा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद हमारा है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। इसमें 22% की वृद्धि हुई। कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 22% की वृद्धि हुई। और ये 22% की वृद्धि के साथ सेकंड स्थान पे रहा है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए वर्तमान में, पशुधन की वर्तमान में पशुधन कितने मिलियन हैं? तो आप कहेंगे 535.75 मिलियन, 535.75 मिलियन। अब देखिए वेस्ट बंगाल की बात करें तो 23% की वृद्धि हुई है। 2012 से कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 2012 से कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 4.6% की वृद्धि हुई। यानी कि अगर इसके 4.6% निकाल के इसमें से घटा दें तो 2012 में उतने मिलियन जंतु रहे होंगे। अब आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से डाटा आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है, फैक्ट डाटा दे रहा हूँ। आप लोग सर्च कर लीजिए पूरे यूट्यूब पे, अगर ये सारी चीज़ें मिल जाएं तो बताइएगा। ठीक है, तो ग्रामीण विकास की क्लास मैं यहाँ पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ। वैसे मेरे चैनल पे सारी की सारी चीज़ें, मैं बायोलॉजी करा रहा हूँ, सर प्रभात सर पॉलिटी करा रहे हैं, वीरेंद्र सर मैथ करा रहे हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, वो भी पूरे डिटेल में। तो आप लोग जुड़िए और अपने साथ और लोगों को भी जोड़िए। जो ऐसे बच्चे हैं जिनके पास आर्थिक रूप से वो कमज़ोर हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं पेड कोर्स खरीदने के, जिनके पास कोचिंग करने के पैसे नहीं, उनके तक भेजिए इनको, ताकि ये लोग फ्री में अपना सिलेक्शन ले सकें, ताकि हमारे गरीब समाज के बच्चे भी निकलकर हमारे ऐसे समाज में पहुंच सके जहां से उनके घर वालों को, उनके पेरेंट्स को क्या हो सके, लाभ हो सके, और वो भी एक अपने अच्छे स्टेटस को बना सकें। तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा तो शेयर बनता ही है, ताकि इन लोगों तक पहुँचे जो लोग गरीब हैं, जिन लोगों को हम लोग फ्री में देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग तो फ्री में ले ही रहे हैं, आप लोग तो बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि आप लोग हमसे जुड़े हैं, लेकिन उन लोगों को भी जोड़िए। आप लोग का भी कर्तव्य बनता है कि आपके आस पड़ोस में जो हैं ऐसे लोग जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास सोर्स नहीं है, तो उनके तक पहुंचाइए हमारी चीज़ों को। ठीक है, उनके तक पहुंचाइए हमारी चीज़ों को, ताकि हम लोग उन लोगों को भी सिलेक्ट करा सकें। ठीक है, फिलहाल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो 28 जुलाई 2014 में इसी से संबंधित एक योजना आई थी। ठीक है, कब? 28 जुलाई 2014 में इसी से संबंधित एक योजना आई थी। कौन सी योजना थी वो? जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे इससे संबंधित। आप लोग कहेंगे कि सर कमेंट कहाँ से करें, पढ़े हों तब ना। ठीक है, पढ़े हों तब ना। काफ़ी बच्चों ने मेरे पास कमेंट किया, काफ़ी बच्चों ने मेरे पास मैसेज किया, सर ये सारी चीज़ें तो हमने कभी पढ़ी नहीं हैं, लेकिन आप लोगों को पढ़ना होगा। लेकिन आप लोगों को पढ़ना होगा क्या? राष्ट्रीय गोकुल, क्या है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन। अब देखिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन आया कब? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो आया ये आया 28 जुलाई 2014 को।
ठीक है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब आया? तो 28 जुलाई 2014 को आया। और एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे बात जान लेनी होगी, ठीक है, ये किस पंचवर्षीय योजना के तहत आया, ये बात भी जान लीजिए। भले ही मैं वहाँ पे नहीं बताया था लेकिन यहाँ पे बता रहा हूँ। कब आया? तो ये 12वीं पंचवर्षीय 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ये योजना आई, ठीक है। कौन सी योजना थी, कौन सा मिशन था? राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन आया हुआ था। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या था? तो पशुधनों का संरक्षण, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? तो आप कहेंगे पशुधनों का संरक्षण, ठीक है, पशुधनों का संरक्षण। ये बात आप लोग को ध्यान में रखनी होगी, ये बात आप लोग को ध्यान में रखनी होगी कि इसका जो उद्देश्य था, राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य क्या था? तो पशुधनों का संरक्षण। और आप इस पे स्टार बना लीजिएगा, आप लोग इस पे स्टार बना लीजिएगा ताकि आप लोग क्या कर सकें कि ये वाला क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो कर ले सकें, ठीक है, कर ले जा सकें, ताकि मज़ा आ जाए आप लोग को, ठीक है, आप लोग को भी मज़ा आ जाए, हमको भी मज़ा आ जाए, ठीक है। दूसरा क्या था? दूसरा पॉइंट क्या था? तो दूसरा पॉइंट था नस्लीय विकास। नस्लीय विकास, अच्छी नस्ल के गायों को, भैंस को, बकरियों को, भेड़ को, ठीक है, अच्छी नस्ल को लाया जाए। देखिए क्या होता है, एक सामान्य नस्ल की गाय को लिया गया और एक विदेशी नस्ल की गाय को ले लिया गया। अब दोनों का ब्रीडिंग करा दिया गया, ठीक है। तो क्या होगा, उससे एक नए प्रकार के गाय उत्पन्न होगी, जिससे क्या होगा कि नस्ल का विकास होगा। और देखिए नस्ल के विकास के साथ साथ आधुनिक उपकरणों का भी विकास इस मिशन में किया गया, ठीक है, आधुनिक उपकरणों का भी विकास इस मिशन में किया गया। आप पूछेंगे सर आधुनिक उपकरण गायों में, इनमें क्या करके हैं, ठीक है। जैसे आप लोग देखे होंगे जब बड़ी बड़ी डेयरी वगैरह की बात करें तो वहाँ पे जैसे हम लोग गाय का दूध तो हाथ से निकाल लेते हैं, लेकिन डेयरी वगैरह में क्या किया जाता है, वैज्ञानिक तकनीक के द्वारा, मशीनों के द्वारा क्या किया जाता है, मशीनों के द्वारा क्या किया जाता है, तो मशीनों के द्वारा क्या किया जाता है, दूध को निकाला जाता है, मशीनों के द्वारा दूध को निकाला जाता है। तो यहाँ पे वैज्ञानिक तकनीकी को भी इसके विकास में लाया गया, ठीक है। और दूसरा क्या, और भी देखिए दूध की ही बात कर लेते हैं। दूध के उत्पादन को बढ़ाना, दुग्ध के उत्पादन को बढ़ाना, ठीक है। दूसरी चीज क्या, पशुओं को बढ़ाना, ठीक है, पशुओं को बढ़ाना। ये बात आप लोग को समझनी होगी कि इसका उद्देश्य क्या क्या बना रहा। तो इसका उद्देश्य क्या क्या बना रहा है, एकदम ध्यान से देखो। पहला क्या था, पशुधनों की संख्या को बढ़ाना, नस्लीय विकास करना, यानी कि उनके नस्ल को अच्छी नस्ल को उत्पन्न कराना, फिर दुग्ध के उत्पादन को बढ़ाना, पशुओं को बढ़ाना, ठीक है। और यहाँ पे एक और लिख लेते हैं, वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करना, ठीक है। क्या, वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करना, ठीक है, वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग करना। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को विशेष रूप से याद करनी होंगी, क्योंकि पेपर में आ गया कि निम्न में से राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य नहीं था, या फिर निम्न में से उद्देश्य कौन सा था। तो आप कहेंगे पशुधनों का संरक्षण, आप कहेंगे नस्लीय विकास, आप कहेंगे दुग्ध के उत्पादन को बढ़ावा देना, नेक्स्ट पशुओं को बढ़ाना, नेक्स्ट क्या है, वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करना। वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग मैंने बताया क्या कर सकते हैं, वैज्ञानिक तकनीक के प्रयोग में आप क्या कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि सर वैज्ञानिक तकनीक में हम लोग कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं कि मशीन के द्वारा दूध को निकालना, ताकि क्या हो, जल्दी हो, आसानी हो, दुग्ध का उत्पादन भी अच्छे तरीके से हो सके। चलिए ये इतने का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग और देखते हैं, आगे देखते हैं। तो गाय के बारे में कुछ बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। भारत में, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए कि भारत में मान्यता प्राप्त गायों की नस्लें कितनी हैं, ठीक है। भारत में मान्यता प्राप्त गायों की नस्लें कितनी हैं।
देखिए मैं इसे बाइलैंग्वेज नहीं करा रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि इतना सटीक क्या कहते हैं, कोई ग्रामीण विकास की इंग्लिश जो है, इंग्लिश वर्जन की बुक हमें प्राप्त नहीं हो पाई, इसलिए हम आप लोगों को यहाँ पे अंग्रेजी में ज़्यादा नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, वहाँ से मैटर नहीं ले पा रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, भारत में क्या है, भारत में मान्यता प्राप्त गाय की नस्लें कितनी हैं, तो आप कहेंगे सर 37 हैं। ठीक है, कितनी हैं, तो मान्यता प्राप्त जो नस्लें हैं 37 हैं, और इनको 3 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, इनको नस्लों के आधार पर गायों को कितने भागों में बांट दिया गया है, 3। तो एक है आपका दुधारू, ठीक है, एक आपका है भारवाहक, ठीक है, एक आपका है भारवाहक और एक आपका है दोनों। ठीक है, तो इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं द्विकाजी। तो द्विकाजी आप लोगों को नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, दुधारू प्लस भारवाहक। ठीक है, दुधारू प्लस भारवाहक। अब देखिए यहाँ पे जो दुधारू है इनमें कौन आते हैं, तो इनसे दूध प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इनसे दूध प्राप्त किया जाता है, इनसे भार ढोने का काम किया जाता है। ठीक है, भार ढोने का काम किया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि सर गायों से भार ढोया जाता है, तो ये पॉसिबल है, ढोया जाता है। ठीक है, मेल और फीमेल 2 होते हैं, तो फीमेल का काम क्या किया जाता है, इसमें इस प्रकार से किया जाता है। अब आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए लेकिन भारत में जो सबसे ज़्यादा है वो कितने हैं, 80% लोग कौन हैं, दुधारू वाले ही हैं। ठीक है, 80% लोग क्या हैं, दुधारू वाले ही हैं। तो आप लोगों को अब नस्लों के बारे में जानना होगा। ठीक है, जैसे दुधारू में क्या आ जाएगा, दुधारू में आएगा साहीवाल। क्या आ गया आपका, साहीवाल आ गया। दुधारू में आपका क्या आ गया, साहीवाल आ गया। और क्या आ जाएगा, लाल सिंधी, लाल सिंधी। और क्या आएगा आपका, गिर। ठीक है, और आपका ये सब आप लोगों को याद करना होगा। इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो चीज़ें मैं लिखा रहा हूँ ये आप लोगों को याद करना ही करना है। ठीक है, देवानी, कृष्ण। ठीक है, क्या है, कृष्ण, जर्सी। ठीक है, किशन, जर्सी या जर्सी इस तरीके से लिख लीजिए, जर्सी। और भी है, एक है आपका जर्सी आपका हो गया। और क्या है, थार पकर, थार पकर। ठीक है, थार पकर। अब देखिए जो कृषक है, ठीक है, जो कृषक है ये जो है मथुरा वृंदावन में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, मथुरा वृंदावन में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगर इसकी बात करें, जर्सी जो है, जर्सी जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है आपके यूपी में जर्सी सबसे ज़्यादा सक्सेस है, सबसे ज़्यादा यहीं पे पाई जाती है जर्सी। ठीक है, और हम कह सकते हैं ये लखनऊ वाले क्षेत्र में या फैज़ाबाद वाले क्षेत्र में ये जर्सी की कहानी काफ़ी है। तो इतनी जो है आपकी दुधारू गायों की संख्या है। अभी देखिए, अभी आप लोग टेंशन न लीजिए, क्योंकि इसमें भी मैं लिखाऊंगा और इसमें भी लिखाऊंगा। ठीक है, इसमें भी लिखाऊंगा और इसमें भी लिखाऊंगा। तो आप देखिए, अमृत महल क्या है, अमृत महल ये गाय की प्रजाति है। ठीक है, अमृत महल, नागौर। ठीक है, अमृत महल, नागौर, पवार हो गया। और आप देखेंगे बछौर, और आप लिख लेंगे एक बछौर, और आप लिख लेंगे खिल्लारी।
ठीक है, आप लोग लिख लेंगे खिल्लारी। ये सभी वो मैं लिखा रहा हूँ जो कहीं ना कहीं पेपर में आए हुए हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं, तो ये बात आप लोग को ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा राही, मेवाती, राही मेवाती, और क्या आ जाएगा, राही मेवाती, कांकटेज, ये सबसे भारी गाय की नस्ल है, ठीक है, इसे लिख लीजिएगा, सबसे भारी नस्ल। और ये है एक कृष्ण घाटी। तो ये रही आपकी गाय की नस्लें, तो इसे एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए, फिर इसके बाद क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप लोगों को कभी भी टेंशन ना हो इन सभी चीज़ों का, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं रफ कर दे रहा हूँ, अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अभी ये इसमें बहुत पढ़ना, अभी हमने गाय के नस्ल के बारे में पढ़ा, फिर हम लोग भैंस के नस्ल के बारे में पढ़ेंगे, बकरी के नस्ल के बारे में पढ़ेंगे, खरगोश के नस्ल के बारे में पढ़ लेंगे, ऊँट के नस्ल के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ सबसे पेपर में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, और इन सभी चीज़ों को जल्दी से कोई पढ़ाता भी नहीं, ठीक। तो देखिए, अब हम लोगों को कुछ फैक्ट जानना है। फैक्ट क्या जानना है, भारत का पहला रोबोटिक डेयरी कहाँ पर है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। नेक्स्ट है देश का पहला मिलिट्री डेयरी, भारत का पहला मिलिट्री डेयरी। दोनों का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है, जल्दी से। देखिए इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 2013 में हुई, ठीक है। 2013 में ये क्या हुआ, स्थापित हुआ। किसके द्वारा, आपने नाम सुना होगा, अमूल, ठीक है, नाम सुना होगा, तो अमूल के द्वारा ये सबसे पहले स्थापित किया गया। कहाँ पे किया गया, तो आप लोग का आंसर आ चुका होगा, मुंबई। कहाँ पर, मुंबई, विरार में, मुंबई के विरार में, ठीक क्या, ठीक। ये कहाँ है, तो ये है प्रयागराज में। कब बनवाया गया, प्रयागराज में कब बनवाया गया, तो आप कहेंगे सर 1 फरवरी 1889 को, 1 फरवरी 1889 को। किसके द्वारा बनवाया गया, तो आप कहेंगे अंग्रेज़ों द्वारा। किसके द्वारा, तो आप कहेंगे सर अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया, अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया। तो ये बातें अगर आप लोगों को समझ में आई होंगी, तो आप लोगों के लिए फ़िलहाल ये इतनी ही क्लास आज के लिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और हम लोग देखेंगे कि देश में कितने प्रजनन केंद्र हैं, ठीक। पशुओं की एज कैसे निकालते हैं, भैंस की नस्ल क्या है, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। तब अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और सबसे बड़ी बात, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।